नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप नोवा चैनल में। तो आज शुरू करते हैं 14 जुलाई 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो हम ये सेगमेंट अपने इस चैनल पर चला रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर। तो ये चर्चा में क्यों है? भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन शुरू करने की तैयारी की है। यह भारतीय रेलवे के ग्रीन ट्रांसपोर्ट और नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता क्या है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है? ये एक तरीके की ऐसी तकनीक होती है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। किसकी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। इससे क्या उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रिसिटी। और यह क्या करती है? बिजली ट्रेन को चलाती है। इस प्रक्रिया में पानी और ऊष्मा निकलती है, इसलिए इससे क्या होता है? जीरो एमिशन। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये डीजल ट्रेनों की अपेक्षा बहुत कम प्रदूषण करती है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटती है, और जो भारत का लक्ष्य है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और 2070 नेट जीरो टारगेट, उससे इसको क्या मिलेगा? समर्थन मिलेगा। तो अभी परीक्षा के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से बनाई जाती है। ठीक है, किससे बनाई जाती है ग्रीन हाइड्रोजन? पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता ही है कितना होता है? 1। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का मुख्य उपोत्पाद वाटर जो है, ये वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक प्रस्तावित है। क्लियर है? हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट से सोनीपत डिस्ट्रिक्ट तक प्रस्तावित है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपोत्पाद क्या होता है? तो ये क्या होता है? वाटर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज है सुप्रीम कोर्ट और नागरिकता निर्धारण के ऊपर। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता से जुड़े मामलों में क्या कहा है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय करते समय निष्पक्ष और विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। क्लियर है? तो सभी को पता है नागरिकता क्या होती है। बताइए नागरिकता क्या होती है? नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति को किस किस चीज का अधिकार होता है? एक तो मतदान का, सरकारी नौकरी का, और अन्य जितने भी संवैधानिक अधिकार होते हैं वो एक नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। संविधान के अंतर्गत नागरिकता हमें 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक मिलती है। अनुच्छेद नंबर 11 क्या बोलता है कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, उसी के तहत ये सुप्रीम कोर्ट और नागरिकता निर्धारण का न्यूज अभी करंट में आया है। इसमें एक चीज और देखनी है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या बोलता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने से संबंधित प्रमुख कानून जो है किसके अंतर्गत दिए हैं? सिटीजनशिप एक्ट
1955 के अंतर्गत। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हमने ये तो देख लिया कि नागरिकता क्या है, और नागरिकता मैंने बताया आपको, एक तो मतदान करने का, सरकारी नौकरी का, अन्य संवैधानिक अधिकार उसको मिल जाते हैं। अब नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या क्या हैं, तो एक तो है बाई बर्थ, यानी कि आप बाई बर्थ यहीं पे पैदा हुए। दूसरा बाई डिसेंट, यानी कि आपका वंश यहाँ का है। तीसरा बाई रजिस्ट्रेशन। चौथा बाई नेचुरलाइजेशन, यानी कि देसीकरण। दूसरा बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब हम किसी भी भारत में विलय कर लें किसी क्षेत्र को, तो उसके जो नागरिक होंगे उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब भारत में क्या है, एकल नागरिकता का, भारत में किसकी व्यवस्था है, एकल नागरिकता की। दोहरी यानी डुअल सिटीजनशिप नहीं है यहाँ पे भारत में, सिंगल सिटीजनशिप है। और जो नागरिकता है वो कौन से संघ का विषय है, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। मतलब इससे संबंधित कोई भी यदि कानून बनाना है तो वो किसके अधिकार क्षेत्र में है, संघ के अधिकार क्षेत्र। तो कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है इसमें दोस्तों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का शक्ति देता है, यह आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। दोबारा सवाल सुन लीजिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है। अभी मैंने आपको बताया, इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज है ब्रिटेन IRGC पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। हाल ही में क्या हुआ है कि ब्रिटेन ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये किस लिए की है, क्योंकि ये एक रीजनल सिक्योरिटी और टेररिज्म से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में क्या माना जा रहा है, इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। IRGC क्या है, एक तरीके का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में। किसके बाद, इस्लामिक क्रांति के बाद। और यह ईरान की क्या है, नियमित सेना से अलग एक दूसरा संगठन है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तेहरान में। तो ईरान की विदेश और सुरक्षा नीति में IRGC की महत्वपूर्ण भूमिका है। पश्चिमी देश और ईरान के संबंध में यह संगठन अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसकी एक ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो IRGC है वो किस देश से संबंधित है। तो मैंने अभी बताया किस देश से संबंधित है, वो ईरान से। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है कि अहमदाबाद ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्यों बनाया है कि अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर आयोजित कार्यक्रम के माध्यम, मतलब कौन सा कार्यक्रम, तो जन भागीदारी कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे। कौन सा कार्यक्रम, जन भागीदारी कार्यक्रम। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें अहमदाबाद जो है गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, और इसे भारत के प्रमुख औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों में गिना जाता है। वर्ष 2017 में यूनेस्को ने इसको क्या हुआ, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था। तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है अहमदाबाद। तो कौन सा राज्य है, गुजरात। राजधानी क्या है इसकी, गांधीनगर। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, साबरमती। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसको यूनेस्को ने दर्जा कब दिया था, 2017 में। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। आसाम में दुर्लभ ऑस्ट्रेलियन ग्रास ओल जो है वो देखा गया है। ये एक दुर्लभ प्रजाति है और ये आसाम में पहली बार देखा गया है, ऑस्ट्रेलियन ग्रास आउल। यह खोज भारत की बायोडाइवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण बताई जा रही है, ठीक है ना। भारत की बायोडाइवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण बताई जा रही है।
ऑस्ट्रेलियन ग्रास आउल क्या होता है, क्या है ये जो है एक तरीके का दुर्लभ निशाचर है, दुर्लभ निशाचर, जो कि मुख्यतः ग्रासलैंड्स पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ग्रासलैंड्स पे। और इसकी उपस्थिति किसी क्षेत्र के स्वस्थ घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भी संकेत मानी जाती है। तो ये यदि मिला है आसाम में, तो वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो काफी मजबूत है। अब भारत की जैव विविधता में नई प्रजातियों का रिकॉर्ड संरक्षण की दृष्टि से ये क्या हो जाता है? बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब IUCN स्टेटस पर इससे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको इसको याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ऑस्ट्रेलियन ग्रास आउल मुख्य रूप से किस प्रकार के आवास में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? घास के मैदानों में। चलिए अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। भारत का इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण क्या है? हाल ही में क्या है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका पर चर्चा तेज हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार, समुद्री सुरक्षा और भू राजनीति के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसमें इंडो पैसिफिक वह समुद्री क्षेत्र है जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। विश्व के अधिकांश समुद्री व्यापार जो है वो इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। अब ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये समुद्री व्यापार यहाँ से होता है और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक संतुलन बनाए रखेगा ये, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भारत की इसमें क्या पहल है? तो सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, यानी कि ये जो सागर है इसको आपको याद रखना है। और इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव IPOI, इसकी शुरुआत भारत ने कब की थी? 2019 में। अब क्वाड के सदस्य जो हैं इसमें कौन कौन है? मैंने कल भी बताया था ये आपको। इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो और दूसरा ये भी पूछ सकता है आपको कि हिंद महासागर और स्टेट ऑफ मलक्का जलडमरू मध्य और हॉर्मुज जलडमरू मध्य, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और क्वाड का जो है उसके बारे में आप जरूर देख लेना। ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं कि आप इसको मैप में जाके मलक्का जलडमरू मध्य और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को, दोनों को आप मैप में जो है वो प्लॉट करके इसका रिवीजन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज में। सांख्यिकी सचिव सौरभ गर्ग का कार्यकाल बढ़ा। तो ये चर्चा में क्यों है? केंद्र सरकार ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का जो सचिव है, सचिव कौन है? सौरभ गर्ग। इनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? जुलाई 2027 तक। MOSPI क्या है? भारत सरकार का वह मंत्रालय है जो देश के आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और प्रकाशन करता है। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें और हैं आपकी। NSO, तो NSO की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और NSS की क्या होती है? NSS की क्या होती है? ये आप लोगों के लिए जो है होमवर्क है कि NSS की फुल फॉर्म जो है आप देखिएगा और इसका रिवीजन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। ये मानसून अपडेट से संबंधित है। ये मैंने कल भी पढ़ाई थी आपको न्यूज, आज इसका चलिए रिवीजन कर लेते हैं। IMD ने उत्तराखंड में रेड अलर्ट दिया है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित
कई राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। तो आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज है नमस्ते स्कीम से। तो नमस्ते स्कीम क्या है? और ये नमस्ते योजना से संबंधित राष्ट्रीय जागरूकता गतिविधियों पर जोर दिया गया। तो ये नमस्ते की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? सीवर और सेप्टिक टैंक की मशीनों द्वारा सुरक्षित सफाई सुनिश्चित करना, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? सीवर एवं सेप्टिक टैंक की मशीन आधारित सफाई अभियान की शुरुआत करना। अब ये स्कीम है क्या? यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय यानी MOHUA द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त करना और सफाई कर्मचारियों को सुरक्षित उपकरण, प्रशिक्षण और वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करना। इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी और यूपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। अब इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 2023 में। इसका संबंधित मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। अगर पूछ सकता है कि नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंसर होगा इसका सीवर और सेप्टिक टैंक की मशीनों द्वारा सुरक्षित सफाई सुनिश्चित करना। चलिए अगला न्यूज देख लेते हैं। ये रामसर साइट्स को लेकर के है, जो आर्द्र भूमि है। तो चर्चा में क्यों है कि रामसर आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके महत्व को लेकर ये चर्चा में रही है, क्योंकि भारत अपने लगातार महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को रामसर सूची में शामिल कराने पर कार्य कर रहा है। रामसर, अब इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है रामसर कन्वेंशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में। ये है क्या कि वेटलैंड्स के जो संरक्षण है और उनके जो उपयोग हैं उसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य जैव विविधता, जल संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है। इसका जो स्थान है रामसर वो कहाँ पर है? ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में। तो भारत इसका सदस्य कब बना था? 1982 में। भारत में जो है सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं? सबसे ज्यादा वो है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। दूसरा, ये भूजल पुनर्भरण करते हैं, मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए जो है महत्वपूर्ण आवास हो जाता है और जैव विविधता का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स, ठीक है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स के, और कल हम इसी सीरीज में आगे कल की करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते रहिए और जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसका रिवीजन करते रहिए। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई ये सीरीज अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए। तो हमें उससे क्या है कि और अच्छा काम करने का क्या मिलेगा? एक मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोगों की ही लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं आप कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।